नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 3 विकास की प्रकृति और प्रक्रिया इकाई 4 पंचायती राज सहकारिता और हरित क्रांति 4.0 उद्देश्य ग्राम विकास और कृषि से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना और भूखमरी मुक्त भारत का निर्माण करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय सहकारिता को सशक्त करना और उच्च पैदावार के विभिन्न बीजों जल तथा उर्वरक प्रौद्योगिकी जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है को एकीकृत करना कृषि और ग्राम विकास के क्षेत्र में प्रमुख कदम थे। इस इकाई में हम आपसे पंचायती राज सहकारिता और हरित क्रांति की विशेषताओं के संबंध में गहनता से चर्चा करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप पंचायती राज के विकास के बारे में जान सकेंगे। पंचायती राज प्रणाली का लक्ष्य और उद्देश्य समझ सकेंगे। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताओं की समीक्षा कर सकेंगे। सहकारिता की अवधारणा सिद्धांत और प्रमुख प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे और हरित क्रांति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 4.1 प्रस्तावना स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक प्रकार के कृषि और ग्राम विकास कार्यक्रमों को आरंभ किया। इन कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले खाद्य पदार्थों के संकट से बचाव करना था और इसके पश्चात उनका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्थान करने का प्रयास था। संस्थाओं की स्थापना करना और उनको मजबूत करना जैसे कि पंचायती राज और सहकारिता की व्यवस्था का मुख्य ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को क्रमांक रूप से लगातार सुधार करना, हरित क्रांति का उद्भव होना, खाद्यान्न वस्तुओं के संकट से निपटना और खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना है। यह तीनों कारक एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे के सहयोग देने, आपसी पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं, जिसका अर्थ है विकास। जैसे कि गुन्नर मिर्खाल ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास करने के लिए लोगों के सोचने, महसूस करने और उस पर कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत रूप से उनको अपने जीवन और कार्यों की प्रवृत्तियों में बदलाव लाना होगा, विशेषकर उनको कठोर परिश्रम, अधिकतम दक्षता और अपनी संपूर्ण ऊर्जाओं को और अधिक उत्पादन के कार्यों में लगाना होगा। इसके साथ ही उन्हें सामूहिक रूप से अपने समाज में सुधार लाने के लिए और अधिक सहकारिता से काम करेंगे तथा जिन स्थितियों में रहते हैं और कार्य करते हैं उसमें उनको लोकतांत्रिक योजनाओं के प्रमुख सिद्धांत के रूप में लोगों की व्यापक साझेदारी या भागीदारी करने के लिए संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी। 4.2 भारत में पंचायती राज का विकास। पंचायतें अभिलिखित इतिहास के आरंभ से भारतीय गांवों की रीढ़ की हड्डी रही है। प्रत्येक गांव को एक गणतंत्र के रूप में निर्माण करने का जो गांधी का स्वप्न था, उसे वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनना और उनको अधिकार देना अनिवार्य हो गया था। स्वतंत्रता के आरंभ से सांविधानिक और योजनाओं के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए और भरसक प्रयास किए हैं। इस दिशा में की गई प्रमुख पहलों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP स्वतंत्रता के बाद भारत में सन 1962 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें लोगों की भागीदारी प्रमुख विषय था और ग्राम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाना एक प्रमुख लक्ष्य और इसको साधन माना गया था। आरंभ से ही योजनाकारों को इस कार्यक्रम से अप्रत्याशित आशाओं के रूप में इसको देखा गया था। इस कार्यक्रम की प्रत्याशाएं एकदम टूट गई और आनुपातिक बनकर रह गई। टॉयनबी का मानना है कि यह एक बहुत ही लाभकारी क्रांतिकारी कार्यक्रम है और संयुक्त राष्ट्र मिशन इसे 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण प्रयोग मानता था, परंतु इसका व्यावहारिक पक्ष बताता है कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह नहीं था अथवा इसमें कमी थी। इसका मुख्य कारण इस कार्यक्रम के साथ लोगों का जुड़ना संभव नहीं हो सका।
ग्रामीण गरीब लोग गरीबी की कीचड़ में फंस कर रह गए और इस कार्यक्रम में अपने आप को शामिल करने में असफल रहे थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए लोगों में उत्साह का न होना, जो कि एक सामान्य रूप में लोगों का असहयोग था, और विशेष बात यह भी थी कि विकास योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में उनके प्रतिनिधियों और प्रतिनिधित्व का प्रमुख रूप से अभाव था। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम व्यापक भागीदार के अभाव में सफल नहीं हो सका था, और यही व्यापक भागीदारी इसका प्रमुख उद्देश्य था। भौतिक संसाधनों के लिए सरकार पर लोगों की निर्भरता लगातार बनी रही और स्व-सहायता का सिद्धांत अपना आधार नहीं बना सका था। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में नितांत असफल रहा, परंतु इसके साथ ही हमको यह सीखने को मिला था कि विकास कार्यक्रमों में लोगों के प्रतिनिधित्व की प्रभावी भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। 4.2.1 विभिन्न समितियों की रिपोर्ट। पंचायती राज लोगों के माध्यम से लोगों की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए इसकी समीक्षा, सुझाव और सुधार करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों की रिपोर्टों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए जा रहे हैं। 1. बलवंतराय मेहता समिति। सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर अध्ययन के एक दल का गठन किया गया, जिसका कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यों का मूल्यांकन करना था और इस कार्यक्रम की कमियों से निपटने के लिए उपायों और तरीकों के बारे में सुझाव देना था। बलवंतराय मेहता को इस समिति के माध्यम से सन 1957 में योजना आयोग की योजना परियोजना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी की कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा अपना एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि पंचायती राज के माध्यम से निचले स्तर पर शक्ति को वितरित करने या विकेंद्रीकरण करना था। इस तरह से सन 1969 में पंचायती राज प्रणाली का जन्म हुआ, जिसका लक्ष्य दो तरह का था। एक लोकतांत्रिक रूप से विकेंद्रीकरण करना था और दूसरा नियोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। यह ग्राम विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। बलवंतराय मेहता समिति ने सहकारिता की 3 स्तरीय प्रणाली बनाने का सुझाव दिया था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह प्रणाली 3 स्तरों पर अपना कार्य संपन्न करेगी। ये स्तर थे: जिला स्तर, जिला परिषद, मध्यम स्तर, खंड समिति और निचले स्तर सबसे निम्न स्तर ग्राम पंचायत। डंडा समिति ने सुझाव दिया था कि विकास कार्यों के लिए समुचित शक्तियों और संसाधनों के साथ खंड स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों की समिति बनाई जाए। इस दल का यह मानना था कि पंचायती राज प्रणाली लोगों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करेगी। दल का यह भी मानना था कि पंचायती राज प्रणाली स्थानीय नेतृत्व के बीच संबंध स्थापित करेगी तथा स्थानीय लोगों और सरकार में आत्मविश्वास उत्पन्न करेगी और सरकारी नीतियों को कार्य रूप देने में और उनको लागू कराने में सक्षम बनेगी। विकास के लिए इस नई रणनीति ने लोगों में एक आशा जागृत की, जो लंबे समय तक बनी रही थी। पंचायती राज प्रणाली एक विषय स्थिति में बनी रही, जिसमें कुछ हिस्सा भाग हमारी विकास प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना होना और दूसरा कारण इस प्रणाली की संकल्पना और कार्यों के बारे में स्पष्टता दिखाई नहीं देती थी। यद्यपि बलवंतराय मेहता समिति ने पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया था, परंतु विभिन्न राज्यों, राज्य सरकारों द्वारा अपनाई प्रणालियों समरूप नहीं थी। इस विषय पर सामान्य उदासीनता या मतभेदों, यहाँ तक कि पंचायती राज प्रणाली के लिए सरकारी कर्मचारियों और राज्य स्तर के राजनीतिज्ञों के आपसी विद्वेष के कारण यह प्रणाली सफल नहीं हो सकी और इन सब के परिणाम स्वरूप सन 1985 के बाद पंचायती राज प्रणाली का पतन हो गया था। 2. अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के 15 वर्षों के पश्चात सन 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का पुनरीक्षण करना था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की कमियों और उनके पतन के लिए जिम्मेदार कारकों एक सूची तैयार की, जैसे कि पंचायती राज के साथ विकास के तत्कालीन समृद्धि के साथ असहयोग और जटिल कार्यक्रमों का होना, विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायतों के साथ नौकरशाही द्वारा सहयोग न देना, पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक कमियों का होना और इन कार्यक्रमों के संबंध में स्पष्ट संकल्पना के न होने के रूप में अनेक कारकों का होना साबित हुआ था।
अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक निश्चित और सबल दार्शनिक रूप में व्यवस्था के उपचार के लिए उपायों का सुझाव प्रस्तुत किया था। समिति ने सामाजिक परिवेश अथवा वातावरण के कुछ लक्षणों का उपचार करने और ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थागत, संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचे को स्थापित करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिला स्तर पर और इससे नीचे के स्तर पर विकास और गैर विकास दोनों से संबंधित कार्यक्रमों को समान रूप से परिवर्तन के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र के पक्ष में शक्ति के साथ लागू करने के लिए कहा था। समिति अपने निर्णय में यह भी चाहती थी कि कमजोर वर्गों से संबंधित राष्ट्रीय उद्देश्यों और उनके हितों को सुनिश्चित करके लागू करें और निष्पादन के लिए पूरी शक्ति से अपना सहयोग दें और प्रयास करें। समिति की सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा संरचना के संबंध में थी, जो कि पंचायती राज प्रणाली को 2 स्तरों पर स्थापित करने के पक्ष में थी। इस अनुशंसा के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसने मंडल पंचायत के गठन की भी सिफारिश की थी। एक मंडल पंचायत कुछ गांवों के समूह से गठन किया जाए जिसका सीधा फोकस विकासशील केंद्र के रूप में आवश्यक होने की बाध्यता हो। इस प्रक्रिया से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंधों में भी विकास होगा। इन सब के बावजूद अशोक मेहता समिति सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि उसने ग्राम सभा के महत्व की उपेक्षा की और उसके बारे में कुछ भी सुझाव अपनी रिपोर्ट में नहीं दिए थे। 3. GBK राव समिति। सन 1985 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ इस समिति के समक्ष एक बड़ा मुद्दा पंचायती राज निकायों की भूमिका और प्रस्तावित प्रशासनिक संगठनों के साथ उसके संबंध के बारे में अध्ययन करना था। जबकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और उनके उद्गम की समीक्षा की जा रही थी, उस समय समिति ने उन कारकों का भी व्यापक अध्ययन किया कि इस सबके स्तर को गिराने अथवा उनको कमजोर करने के लिए जिम्मेदार थे। पंचायती राज संस्थाओं के सक्रिय करने के विचार के साथ ही समिति ने कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। समिति का विचार था कि विकास में संपूर्ण योजनाओं के लिए जिला एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और यह भी सुझाव दिया गया कि समानुपात प्रतिनिधित्व के आधार पर उन समितियों के गठन की व्यवस्था को प्रस्तुत करते हुए जिला परिषद को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर योजना कार्यों को कुछ अंशों में परिवर्तन की आवश्यकता भी स्वीकार की गई थी। यह सिफारिश की गई थी कि भागीदारी लोकतंत्र के आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों के निरंतर चुनाव किए जाने चाहिए। समिति का यह दृढ़ विश्वास था कि लोगों की अधिक से अधिक व्यापक भागीदारी ही विकास करने में सहयोग देगी। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए स्थानीय स्तर पर समुचित शक्ति, अधिकार और वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की अनिवार्य शर्त होगी। 4. LM सिंघवी समिति। सिंघवी समिति का गठन सन 1986 में हुआ था। इस समिति ने ग्राम सभा को सबसे महत्वपूर्ण इकाई स्वीकार किया और कहा कि समिति के विचार में ग्राम सभा लोकतंत्र की सीट है। समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी कि स्थानीय स्वशासन या सरकार को सांविधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए पंचायती राज निकायों का समय समय पर चुनाव किया जाना चाहिए और इसके साथ ही पंचायतों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनको समुचित वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में पंचायती राज न्यायिक अधिकरणों की स्थापना करने की सिफारिश की थी ताकि पंचायती राज के कार्यों के संबंध में विवाद को निपटाने के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए जो मध्यस्थता का कार्य करेगी और अपने स्तर पर मुद्दों को निपटाने के लिए कड़ी के रूप में सिद्ध होगी। सन 1988 के अंत में PK धुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उप समिति का गठन किया गया। इसका कार्य पंचायती राज प्रणाली को और अधिक सबल बनाने के लिए अपनी सिफारिश देना था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पंचायती राज निकायों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से सन 1989 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस समिति का गठन किया गया।
इसकी सिफारिश थी कि पंचायती राज की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष के पूरा होने पर इसके निकायों का चुनाव निश्चित किया जाना चाहिए और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। यह विभिन्न समितियों और आयोगों के द्वारा की गई सिफारिशों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध था, जिसके आधार पर संविधान के 64वें संशोधन बिल का मसौदा अथवा प्रारूप तैयार किया गया था। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 4.3 संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान का 73वां संशोधन सितंबर 1991 में प्रस्तुत किया गया और इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया। संसद की संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो बाद में संसद के दोनों सदनों से पारित हो गई। इसके पश्चात देश के आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदित कराया गया था और अंत में 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षरों से इसकी अनुमति प्रदान की। संविधान के इस संशोधन को सांविधानिक 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में जाना गया। इस अधिनियम को यह अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। संशोधन अधिनियम की विशिष्ट विशेषताएं। सांविधानिक 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। 1. ग्राम सभा का गठन। पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत सभी प्रौढ़ मतदाताओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। 2. पंचायत के 3 स्तर ग्राम, मध्यम, इंटरमीडिएट और जिला स्तर होंगे। छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख होगी, उनके समक्ष यह विकल्प होगा कि वे मध्यम स्तर की पंचायत के गठन से मुक्त हो सकते हैं। 3. सभी 3 स्तरीय पंचायत की सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरा जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यम स्तर की पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा और मध्यम स्तर की पंचायत का अध्यक्ष जिला स्तर की पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। सांसद, विधानसभा के सदस्य और स्थानीय निकायों के सदस्य भी मध्यम स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्य हो सकेंगे। 4. सभी स्तर की पंचायतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण होगा और उनको उन्हीं लोगों के सदस्यों से भरी जाएंगी। कुल सीटों की संख्या का 1/3 हिस्सा महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होगा, जिन्हें उन्हीं के द्वारा भरा जाएगा। इसी तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में भी 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुना जाएगा। ये सब महिलाएं आरक्षित वर्ग की ही होंगी। 5. राज्य में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार या आधार पर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों पर और सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों पर चुना जाएगा। पंचायत के सभी स्तरों पर पंचायत के अध्यक्षों के पदों का 1/3 के अनुपात में महिला सदस्यों को चुना जाएगा। 6. राज्य की विधानसभा द्वारा उपलब्ध आरक्षित सीटों को पिछड़े वर्गों के लोगों द्वारा भरा जाएगा और इसी तरह से पंचायत में अध्यक्ष पद को भी भरा जाएगा। 7. प्रत्येक पंचायत की समान रूप से 5 वर्ष की होगी और अवधि समाप्त होने से पूर्व ही नई पंचायत निकायों का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। किसी कारणवश पंचायत भंग होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से 6 महीने के अंदर ही नया चुनाव करवा लिया जाएगा। फिर से चुनी गई पंचायत की अवधि 5 वर्ष की शेष अवधि तक ही अपना कार्य करेगी। 8. मौजूदा पंचायतें अपनी अवधि के पूरा होने तक चलती रहेंगी। किसी भी संशोधित कानून से इन पंचायतों को भंग नहीं किया जा सकेगा। 9. राज्य के विधान अथवा राज्य के किसी भी कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यदि अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उस व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने का हक नहीं होगा, अर्थात सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। 10. राज्य में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी, जो चुनाव की अध्यक्षता, निर्देशन एवं चुनाव प्रक्रिया का नियंत्रण करेगा तथा निर्वाचक सूची को तैयार करेगा। 11. पंचायतों को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे 11वीं अनुसूची में शामिल सभी मामलों से संबंधित आर्थिक विकास और योजना न्याय के लिए योजना तैयार करें। इसके साथ ही विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। 12. पंचायत को अपने कार्य संचालन के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य सरकार से अनुदान दिया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण स्रोत और साधन भी धनराशि प्राप्त करने के लिए दिए जाएंगे, परंतु राज्य सरकार से यह आशा की जा सकती है कि वह पंचायत को राजस्व एकत्रित करने के लिए कर प्राप्त करने का प्रावधान कर सकती है। कुछ मामलों में पंचायत को राजस्व प्राप्त करने और उसमें वृद्धि करने का अधिकार दिया गया है। 13. प्रत्येक राज्य में 1 वर्ष के अंदर वित्त आयोग की स्थापना करनी होगी और प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के बाद पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए नए नियमों का निर्माण करना होगा ताकि पंचायतों के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आ सके। सांविधानिक व संशोधन अधिनियम 1992 स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने का पंचायतों को अधिकार और शक्तियों प्रदान करता है। इसके साथ ही समुचित स्तरों पर पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियों और कार्यभार तथा जिम्मेदारियों दी गई है। 1. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना। 2. संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए बनी योजनाओं को कार्यान्वित करना। 3. उगाई, संग्रह और समुचित करों, तरजीह करो, नाप तौल संबंधी टोलस और फीस उगाई करने का अधिकार दिया गया है। बोध प्रश्न 1. बलवंतराय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या है? 2. सांविधानिक 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4.4 सहकारिता। औपनिवेशिक शासन के दौरान सन 1904 में भारतीय सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य साहूकारों और व्यापारियों से खेतिहर किसानों को शोषण से बचाना था। इसके परिणाम स्वरूप सहकारिता समितियों के द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था। स्वतंत्रता के बाद सन 1950 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत राज्य ने सहकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेते हुए इस विचार के साथ कि सहकारिता संगठन इसके लिए उपयुक्त हैं और इस पर विशेष बल दिया। अतः सरकार ने विभिन्न स्तरों पर भागीदारी में शामिल होते हुए सहकारिता की संस्थाओं को संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। वास्तविक रूप में बाजार और कृषि उत्पादों के संसाधन के क्षेत्र में सहकारिता के लाभ सामने आने लगे और इस पर अधिक बल दिया जाने लगा। 4.4.1 सहकारिता की संकल्पना। सितंबर 1995 में मैनचेस्टर में आयोजित कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता अलायंस के लिए सहकारिता पहचान के कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें विवरण कहा गया है। इस विवरण में सहकारिता की परिभाषा, इसके साथ संबद्ध मूल्य और सहकारिता संगठनों को संचालित करने के लिए नियमों का निर्माण किया है। इसकी परिभाषा और इसके साथ संबद्ध यानी सहकारिता से संबद्ध मूल्य निम्न प्रकार हैं। परिभाषा: सहकारिता व्यक्तियों की स्वायत्त संस्था है जो लोग अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को एकजुट होकर अथवा सामूहिक रूप से मिलकर पूरा करते हैं और अपने इस उद्यम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर उस पर नियंत्रण करते हैं। यह स्वसहायता, स्वदायित्व, लोकतंत्र, समानता, गुणवत्ता और एकता के मूल्यों पर आधारित होती है। इसके संस्थापनों की परंपराओं में सत्यता, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व और दूसरों की देखभाल के नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले सहकारिता के सदस्य होते हैं। 4.4.2 सहकारिता के मूल सिद्धांत। सहकारिता के सिद्धांत जो सहकारिता के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं और जो मूल्यों को व्यवहार में उपर्युक्त करते हैं, वे प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. स्वैच्छिक और खुली सदस्यता। सहकारिता स्वैच्छिक संगठन होते हैं। यह सभी लोगों के लिए खुले होते हैं जो इनकी सेवाओं के प्रयोग करने के योग्य होते हैं और बिना लैंगिक, सामाजिक या धार्मिक शोषण अथवा भेदभाव के सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में विश्वास करते हैं। 2. लोकतांत्रिक नियंत्रण। सहकारिता लोकतांत्रिक संगठन होते हैं और इनको अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वे इसकी नीतियों और निर्णय लेने के मामलों में सक्रियता से भागीदारी करते हैं। महिलाएं और पुरुष चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी समझे जाते हैं। सहकारिता के प्राथमिक सदस्यों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार होता है। एक सदस्य एक मतदंडा। 3.
आर्थिक भागीदारी सहकारिता की पूंजी को समान रूप से योगदान करते हैं और उन सब सदस्यों पर समान रूप से नियंत्रण होता है। इसके साथ ही इस पूंजी का कुछ भाग है जिसको सहकारिता पूंजी कहा जाता है, उसे सामान्य संपत्ति कहते हैं। प्रायः इसके सदस्य क्षतिपूर्ति सीमित सीमाओं में ही प्राप्त करते हैं। यदि आवश्यकता हो तो पूंजी पर चंदा या योगदान सदस्यता प्राप्ति की शर्तों के आधार पर होती है। 4. स्वायत्तता और स्वतंत्रता। सहकारिता स्वायत्तता प्राप्त होती है और यह सदस्यों के द्वारा स्वसहायता संगठन के रूप में नियंत्रित होती है। यदि ये अन्य संगठनों सहित सरकारों से अनुबंध करते हैं अथवा अपनी पूंजी को बाहरी स्रोतों के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं तो उनको इन शर्तों पर निश्चित करना होगा कि उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित हो और सहकारिता की स्वायत्तता को बनाए रखना। 5. शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना। सहकारिता अपने सदस्यों, चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और अपने कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपनी सहकारिता को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण और प्रभावी योगदान उपलब्ध करा सकें। वे आम लोगों को सूचित करेंगे, विशेषकर युवा लोगों और राय देने वाले नेताओं। ये सब प्रकृति और सहयोग के लाभों के संबंध में होंगे। 6. सहकारिताओं के बीच सहयोग। सहकारिता अपने सदस्यों में प्रभावपूर्ण कार्य करती है तथा स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इनके माध्यम से एक साथ कार्य करते हुए सहकारिता आंदोलन को सख्त बनाते हैं। 7. समुदाय के लिए सरोकार। अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से समुदायों के सतत विकास के लिए सहकारिता कार्य करती है। 4.4.3 सहकारिता प्रणाली के प्रमुख प्रकार। यदि हम सहकारिता प्रणाली की उद्घोषित धारणाओं का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि सहकारिता प्रणाली के मुख्य 3 प्रकार हैं। ये निम्नलिखित हैं। 1. सदस्य प्रायोजित प्रणाली। सदस्य प्रायोजित प्रणाली सहकारी संगठनों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदर्श प्रणाली है। ये सहकारिताएं अपने सदस्यों की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संगठित की जाती हैं और इसके बाद यह अधिक प्रगति नहीं कर पाती हैं। इनके संचालन का आकार और क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है। हालांकि यह लोगों को सक्रिय करने में बहुत ही प्रभावी होती हैं, विशेषकर जो लोग कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं जैसे कि ग्रामीण गरीब और महिलाएं इसमें विशेष रूप से सम्मिलित हैं। राज्य प्रायोजित प्रणाली। इस क्षेत्र के अनेक देशों में राज्य सहकारिता विकास में साधन और स्रोत के रूप में कार्य करता है। वे सहकारिता को आर्थिक विकास के लिए साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस नीति को अपनाने से राज्य सहकारिता का योजनाकार, प्रोत्साहनकर्ता और प्रबंधक की भूमिका निभाने का कार्य करता है। राज्य प्रायोजित प्रणाली के अंतर्गत कार्य संचालन का कार्य राज्य के विकासात्मक कार्यक्रमों से संबद्ध हो जाता है। यह अपनी पृष्ठभूमि में सदस्यों की आवश्यकताओं को निकाल देता है और सहकारिता संगठन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की तरह से बना देता है। यह विशेषकर वित्तीय बजट के आवंटन और राज्य द्वारा संगठन के सदस्यों को बनाने में राज्य सहकारिताओं के नियंत्रण तथा प्रबंधन की भूमिका को निभाने में इस प्रकार का व्यवहार करता है। राज्य सहायता प्राप्त प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सकारात्मक सहकारिता कानूनों को पारित करने के माध्यम से और निर्मित अंतःक्रिया सहयोग प्रणाली उपलब्ध कराने पर प्रोत्साहन की रचना करने में सफल हो जाता है। इसके अलावा राज्य कृषि सहकारिता में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है और न ही उसका प्रबंध करता है, परंतु सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकसित स्वायत्तता और व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहक कार्यकर्ता होता है। सहकारिता उद्यम स्तर पर सदस्यों की कुल आवश्यकताओं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को पूरी करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का पालन करता है। सदस्य सक्रिय रूप से कार्य योजना कार्यान्वयन करने और उनकी सहकारिता की संचालन योजना की निगरानी करने के लिए किया जाता है। दूसरे और तीसरे स्तर पर संघ अपने संवैधानिक सदस्य संगठनों की आवश्यकता के आधार पर अपने कार्य व्यापार और प्रबंधकीय योजनाओं का निर्माण करता है। अतः सदस्यों की आवश्यकताएं ही कृषि सहकारिता का मुख्य बिंदु बन जाती है। व्यावसायिक प्रबंधन को निश्चित करने के माध्यम से बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में सहकारिता की स्थिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 4.4.4 ग्रामीण क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सहकारिताएं।
सहकारिताएं सामान्यतया 4 प्रमुख क्षेत्रों में अपना कार्य करती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रही है। ये 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। 1. ऋण क्रेडिट सहकारिता यह ग्रामीण गरीबों को साहूकारों, जमींदारों, दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण से इनको बचाती है, उन्हें मुक्त करती है और सहकारिता ऋण प्रणाली के माध्यम से उनकी सहायता करती है। सहकारिता ऋण संरचना 3 स्तरों पर अपना कार्य करती है। प्रथम कृषि ऋण समितियां हैं जो इसको आधार प्रदान करती हैं। जिला सहकारिता बैंक सहकारिता संस्थाओं की सबसे बड़ी संस्था है और इसकी जिम्मेदारी राज्य में ऋण नीतियों को सूत्रबद्ध करना, उनको लागू करना और एक परस्पर सहयोग करना है। कृषि ऋण के क्षेत्र में सबसे बड़ी घटना यह है कि सन 1982 में शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई थी। विपणन बाजार सहकारिता विपणन सहकारिताएं कृषि उत्पादों को बाजार में बेचने की प्रक्रिया में सहायता करती है और उसमें वृद्धि करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। विभिन्न राज्यों में इसका विकास हुआ है किंतु यह अनियमित और विषय विकास हुआ है। विपणन समितियों की संरचना का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है जिसको राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नफड) करता, जैसे कि राज्य स्तर पर राज्य विपणन संघ (SMF), जिला स्तर अथवा क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रीय विपणन समितियां (CMS) और प्राथमिक विपणन समितियों (PMS). डंडा ये द्वितीय स्तर पर विपणन का कार्य करती हैं अथवा केंद्रों का संगठन बनाती हैं। संसाधन प्रसंस्करण सहकारिता संसाधित सहकारिताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण और नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। विशेषकर गुजरात में दुग्धशाला सहकारिता और महाराष्ट्र में चीनी फैक्ट्रियों की सहकारिताओं ने मील के पत्थर रखे हैं। दुग्धशाला सहकारिता ने गुजरात के आनंद दुग्ध उत्पादन सहकारिता ने भारत में सहकारिता के क्षेत्र में एक सफल कहानी की रचना की है। यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों ने 2 स्तरीय प्रणाली का विकास कर उसकी स्थापना की है। ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारिता समिति का गठन किया है। इस प्रकार की सभी समितियों को एक साथ जिला स्तर पर गठित किया गया है। इस संगठन को खेड़ा जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ के नाम से जाना जाता है। उत्पादनकर्ता अपने दूध को गाय समिति को अपने दूध की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार की सभी समितियों से संघ अपने वाहनों से दुग्ध एकत्रित करता है और फिर इसको आनंद शहर में जहां पर प्रसंस्करण संयंत्र लगा है उसमें परिष्कृत करते हैं। दुग्ध उत्पादकों को यह उचित मूल्य देता है जिससे ये लोग व्यापारियों और दलालों के शोषण से बच जाते हैं। इसके साथ ही संघ अन्य प्रकार की विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध करता है तथा अपने उत्पादक सदस्यों को सही मूल्य उपलब्ध करता है। इसके परिणाम स्वरूप उनके पशुओं का पालन ठीक से होता है। यहीं पर इन सबसे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। आनंद शहर के ढांचे की सफलता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित होने के कारण सन 1965 में भारत सरकार ने डॉक्टर बी कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना की। सन 1970 में इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के संचालन की एक बाढ़ सी आ गई और दुग्ध विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। चीनी सहकारिता पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गन्ना उत्पादकों ने सन 1961 में सहकारी चीनी फैक्ट्री की सफलतापूर्वक स्थापना की। यह स्थान प्रवरनगर के नाम से जाना जाता है जो बाद में एक आदर्श और साहसिक कार्य के रूप में माना गया था। ये चीनी सहकारिताएं चीनी का परिष्करण और विपणन कार्य का काम करती हैं और विपणन करने के संगठन हैं। सहकारिता की स्थापना के लिए गन्ना उत्पादकों के लिए क्षेत्र निश्चित किया जाता है जिसमें लगभग 50 से 100 गांवों को सम्मिलित किया जाता है। फसल लगाने वाले किसान अपने ही क्षेत्र में गन्ने की खेती करेंगे और समिति के सदस्य भी होंगे। इसके शेयरधारकों को इन फैक्ट्रियों में 3 शेयर या इससे कम शेयर लेने होंगे और शेयरधारक को 1.5 एकड़ में वार्षिक रूप से गन्ने की खेती करनी होगी। सेवाओं के समूह में छोटे किसानों को लाभ जाता है। अधिकतर किसान सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना बेचते हैं और इससे व्यापक आय प्राप्त होती है। प्रबंधन के स्तर पर ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं और इस प्रकार से उन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। सहकारिता कृषि
सन 1959 में सरकार ने सहकारी संयुक्त कृषि के लिए व्यापक रूप से किसानों को प्रोत्साहित किया था। यह कल्पना की जा सकती है कि सभी फालतू भूमि को जो सीमित सीमाओं से बाहर की थी उस पर सहकारिता द्वारा कृषि करने के लिए उत्साहित किया गया और इसके साथ ही किसानों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा तथा यह कृषि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से होगी। साथ ही इसमें पंचायती राज संस्थाएं सम्मिलित होंगी। इसमें यह तर्क दिया गया कि भारत में सहकारी संयुक्त कृषि आर्थिक रूप से बहुत ही लचीली होगी जो कृषि की आय से संबंधित होंगी। साथ ही इसमें कृषि आय, भूमिधारकों और उत्पादन इत्यादि के विपणन की आसान शर्तों के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। हालांकि भारत में सहकारी कृषि कार्य निराशाजनक रूप से असफल रहा था। बोश प्रश्न -2। 1. सहकारिता के मूल सिद्धांत क्या है? 2. सहकारिता प्रणाली के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? 4.5 हरित क्रांति। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि जमींदारी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक और ऊंचे स्तर के कर्जे की स्थिति में थी और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक संस्थाएं बहुत ही कमजोर स्थिति में थीं। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक जोर संस्थाओं को सशक्त करना तथा कृषि की स्थिति में सुधार करना सबसे प्रमुख कार्य बन गया था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सक्रिय और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को उत्पन्न करना और समृद्धि मूलक कार्यनीतियों को अपनाने के साथ विकास के लिए सहयोगपूर्ण स्थितियों को बनाना उनको विकसित करना था। हरित क्रांति चरण 1968-80। इस चरण में कृषि और ग्राम विकास में रणनीतियां संस्थागत सुधारों की कीमत पर निश्चित रूप से विकासमूलक स्थितियों में वृद्धि हुई। सन 1966-67 के बीच सूखा पड़ने की घटनाओं ने और इसके पश्चात खाद्य वस्तुओं या खाद्यान्नों के कर्मी उत्पन्न होने के कारण तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए संस्थाओं के निर्माण कार्यों में बाधा आई और हमें असफलता का सामना करना पड़ा, जिससे गरीब लोगों विकास के परिप्रेक्ष्य में उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सफलता मिलती। उच्च श्रेणी के विविध बीजों, जल और उर्वरक प्रौद्योगिकी को मिलाकर इनके प्रयोग को व्यापक रूप से इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता था। इस तरह से इसको प्रस्तुत किया गया था। इस चरण की अवधि में सहयोगी और सहायता व्यवस्था की संस्थाओं को नवीनीकरण करते हुए उनका व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ यह था कि अनुसंधान और विस्तार, ऋण और विपणन के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर गरीब लोगों को और छोटे किसानों को लाभ देना था, उनका व्यापक विकास करना था। इसके साथ ही मूल वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के संबंध में व्यापक नीतियों को विकसित किया गया, उनका निर्माण किया गया था। इन नीतियों के प्रमुख कारक निम्नलिखित थे। न्यूनतम सहायक मूल्य, अनावश्यक मूल्य को रोकने के लिए व्यापक वस्तुओं का भंडारण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और खाद्य वस्तुओं के व्यापार को नियमित करना। हरित क्रांति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादों को और अधिक विकसित करने के लिए उर्वरकों, जल और विद्युत आपूर्ति करने के लिए आर्थिक अनुदान उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई थी, जो बहुत ही आवश्यक थी। अत्यधिक उत्पादन करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने और उनको अपनाने के लिए उत्साहित किया गया और उनको सहयोग दिया गया था। इन सब प्रयासों के अच्छे प्रतिफल प्राप्त हुए थे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल की खेती में कीर्तिमान स्थापित हुए। हालांकि लघु या मौसमी कृषि, दालें और व्यावसायिक फसलें जैसे कि तिलहन, कपास और गन्ने की खेती के उत्पादन में विषम निष्पादन की स्थिति में इनका सामना करना पड़ा था। PPDJNU अध्ययन में यह देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि में कुछ कारकों को स्पष्ट किया गया था, जैसे कि सिंचाई और बहुफसलों के संबंध में उर्वरक प्रौद्योगिकीवादी विकास का कारक, जो कि व्यापकता से विस्तारित किया गया था। जबकि हरित क्रांति की अवधि में लगभग विकास का 3/4 परिणाम या प्रतिफल का उत्पादकता की जिम्मेदार माना गया है। प्रौद्योगिकी और सिंचाई साधनों ने व्यापक फसल क्षेत्र के विकास का निर्धारण किया है। यह अनुमान लगाया गया था कि सिंचाई के परिपूर्ण क्षेत्रों में 1% का लगाया था और संलग्न फसली क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों का 0.2% का लगाया गया था। हरित क्रांति का स्वरूप और इसके परिणामों के संबंध में समय समय पर चर्चा का विषय रहा है।
हरित क्रांति के अध्ययन को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका प्रथम वर्गीकरण सकारात्मक और अधिकतम विचार है और दूसरा जिसमें इसके संबंध में इसके परिणामों को नकारात्मक बताया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इससे क्या उपलब्धियां हुई है और इससे किसको लाभ हुआ है। हरित क्रांति में सबसे अधिक सुविधाओं की उपलब्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादों में व्यापक वृद्धि हुई है। नए बीजों का सबसे बड़ा लाभ गेहूं की खेती और मक्का की पैदावार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अन्य दूसरे अनाजों की अपेक्षा हुई हैं। यह सही है कि खाद्य उत्पादों में वृद्धि हुई है, किंतु अखाद्य उत्पादों के खर्च पर हुआ है। यह सब और आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि विशेष क्षेत्रों में धनी किसानों ने विशुद्ध रूप से क्षेत्रीय कृषि खाद्यान्नों को उत्पादित किया है। अतः हरित क्रांति को मानव की आवश्यकताओं के रूप में यह एक असफल प्रयास है, यद्यपि यह अधिक पैदावार करने के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। बोध प्रश्न -3 हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है? 2. भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 4.6 सारांश। इस इकाई को 3 भागों पंचायती राज, सहकारिता और हरित क्रांति में विभाजित किया गया है। पंचायती राज के विकास के साथ पंचायती राज के द्वारा किए गए प्रयासों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है। इसमें संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 पर विशेष जोर देते हुए पंचायती राज की विशेषताओं को बताया गया है। इसका दूसरा भाग सहकारिता से संबंधित है। इसमें सहकारिता की संकल्पना, सहकारिता के मूल सिद्धांत, इसके प्रमुख प्रकार और सहकारिता के महत्व को दर्शाया गया है, जो ग्राम विकास के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। इस इकाई का तीसरा भाग हरित क्रांति से संबंधित है। इसमें हरित क्रांति की आवश्यकताओं, महत्वपूर्ण विशेषताओं और हरित क्रांति के विकास पर विशेष बल दिया गया है। 4.7 प्रमुख शब्द। नीति, नीतियों यानी कि सिद्धांत जिनके द्वारा कार्यों को निर्देशित किया जाता है। मितव्ययिता, मुद्रा और वस्तुओं का समझदारी से उपयोग, उपभोग करना और धन को बेकार के खर्चों से बचाना। रैयत, कृषि पर निर्भर सामान्य लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।